हाँ जी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मिशन राजस्थान में। जैसा कि आप सभी को पता है, अभी हमारे इस चैनल पे बेसिक अकाउंटिंग जो टर्मिनोलॉजी है उनकी वीडियो सीरीज़ चल रही है। तो आज हम जानेंगे कि ड्राइंग्स क्या होते हैं। हमारे वीडियो के अंदर फोर्थ पॉइंट है ड्राइंग्स क्या होते हैं। अच्छा, एक बात और, अगर आपको ऑडियो के अंदर कुछ गानों की आवाज़ सुनाई दे तो भाई शादी का सीज़न चल रहा है और रोज़ कोई ना कोई ऐसा बहाना हमें मिल ही जाता है कि वीडियो डिले होते जा रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि 2-3 दिन से वीडियो नहीं आ रहे। तो अब जैसा भी वीडियो बनेगा इतना ज़्यादा साउंड भी नहीं आएगा वैसे गानों का, थोड़ा बहुत आपको हो सकता है थोड़ा सा इफेक्ट डाले वो, बट अगर आपका कंसंट्रेशन पूरा है तो आपको कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। ड्राइंग्स क्या होते हैं? आप अपने बिजनेस के क्या है, प्रोप्राइटर हैं, मालिक हैं। अगर आपको ज़रूरत पड़ती है साल के बीच में कभी भी पैसे की ज़रूरत पड़ती है और आप अपने बिजनेस से पैसा विड्रॉल कर लेते हैं तो वो कहलाता है ड्राइंग। सिर्फ पैसा ही नहीं, या पैसे के बराबर की कोई भी वस्तु का इस्तेमाल कर लेते हैं वो कहलाता है ड्राइंग। जैसे कि आप प्रोडक्शन करते हैं मोबाइल का और आपको ज़रूरत पड़ती है, आपको अपने बेटे को मोबाइल गिफ्ट करना है, तो आपने अपने बिजनेस का ही एक मोबाइल, बढ़िया सा मोबाइल आपने लिया और अपने बेटे को गिफ्ट कर दिया। तो आप ऐसे ही नहीं कर सकते कि भी आपकी फैक्ट्री है और आप जितने चाहे मोबाइल निकाल लें बिजनेस से, ऐसा नहीं होता है। आपको उसकी रिकॉर्डिंग करनी पड़ेगी। और रिकॉर्डिंग कैसे होगी? वो ड्राइंग अकाउंट जो आपका है उसके अंदर उसकी रिकॉर्डिंग की जाएगी। तो चलिए इसको पढ़ लेते हैं। इट इज़ द अमाउंट विदड्रॉन और गुड्स टेकन बाय द प्रोप्राइटर। ये वो अमाउंट होता है या फिर वो वस्तुएं होती हैं। गुड्स मतलब ऑब्जेक्ट्स या वो चीज़ें जो आपका बिजनेस बना रहा है, जो पैदा कर रहा है आपका बिजनेस, और जो वो मालिक ले लेता है, ये वो चीज़ें होती हैं। और पार्टनर्स फॉर पर्सनल यूज़, या फिर कोई पार्टनर आपका ले ले बिजनेस के अंदर, किसके लिए? पर्सनल यूज़ के लिए वो पैसा निकाल ले या फिर गुड्स ले जाए। गुड्स सो टेकन बाय द प्रोप्राइटर, ऐसे गुड्स जो लेके चले जाते हैं कौन? प्रोप्राइटर या फिर पार्टनर्स, आर वैल्यूड एट परचेज कॉस्ट। उनकी जो एंट्री की जाती है हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट में वो किस कॉस्ट पे की जाती है? परचेज कॉस्ट के ऊपर। इसको आप ऐसे समझिए कि आपने मोबाइल बनाए अपनी फैक्ट्री के अंदर और आप उसको बेच रहे हैं। आपने मोबाइल बनाया 7,000 रुपये का, आप उसको 10,000 रुपये में बेच रहे हैं। बट आपने वही मोबाइल अपने पर्सनल यूज़ के लिए अपने घर पे अपने बेटे को गिफ्ट में दे दिया, तो उसकी एंट्री बुक्स ऑफ अकाउंट में 10,000 रुपये से नहीं होने वाली, उसकी एंट्री होगी 7,000 रुपये से, क्योंकि आपकी जो कॉस्ट है उसी पे वो रिकॉर्ड किया जाता है। ड्राइंग्स रिड्यूसेस द इन्वेस्टमेंट और से कैपिटल हम कल पढ़ चुके हैं कि कैपिटल क्या होता है, ऑफ द ऑनर्स। तो जब ऑनर्स जो है ड्राइंग्स करेंगे तो उनका कैपिटल तो कम होने ही वाला है। इन्वेस्टमेंट बोल दो या कैपिटल बोल दो, वो तो कम होगा ही होगा। ड्राइंग्स बाय द प्रोप्राइटर और पार्टनर इज डेबिटेड टू ड्राइंग्स अकाउंट। जो ड्राइंग आप करते हैं वो आपके ड्राइंग अकाउंट में डेबिट कर दी जाती है। अब ये डेबिट कैसे कर दी जाती है, किस रूल के तहत कर दी जाती है, वो हम आगे पढ़ेंगे। एट द टाइम ऑफ प्रिपेयरिंग बैलेंस शीट, जब बैलेंस शीट बनती है। अब जिन बच्चों को नहीं पता बैलेंस शीट क्या है, कोई बात नहीं, बिल्कुल चिंता नहीं करनी, बट आप सुन लें कि जब बैलेंस शीट बनती है तो जो कैपिटल अकाउंट हम लायबिलिटी साइड में मेंटेन करते हैं, बैलेंस शीट के दो साइड होते हैं। एक होता है राइट साइड के अंदर एसेट साइड, एक होता है लेफ्ट साइड में लायबिलिटी साइड। तो लायबिलिटी साइड में हम लिखते हैं कैपिटल, और उसके अंदर जो मालिक ने पैसा लगाया है हम वहाँ पे लिख देते हैं। तो आपको पता है जब आप ड्राइंग करेंगे तो आपका कैपिटल कम हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, कैपिटल से वो अमाउंट को घटा के फिर आप क्या करेंगे, उसकी रिकॉर्डिंग करेंगे। कहाँ पे? बैलेंस शीट के अंदर। यही बात इन्होंने बोली है। एट द टाइम ऑफ प्रिपेयरिंग बैलेंस शीट इट इज डिडक्टेड फ्रॉम द कैपिटल ऑफ द प्रोप्राइटर और पार्टनर एज द केस इज। तो जो मालिक है उसकी जो कैपिटल है उसमें से वो पैसा घटा दिया जाएगा, और जो पार्टनर है, अगर आपकी पार्टनरशिप फर्म है तो पार्टनर के आपके कैपिटल अकाउंट से वो पैसा घटा के हम हमारी बैलेंस शीट के अंदर रिकॉर्ड करेंगे। बहुत ही ईजी है, आगे बढ़िए। नेक्स्ट है लाइबिलिटीज़। लाइबिलिटीज़ क्या होते हैं? आपके दायित्व। कहते हैं ना मेरे ऊपर बहुत सारी लाइबिलिटीज़ है, मेरे ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। तो बिजनेस के अंदर जो लाइबिलिटी की हम बात करने वाले हैं वो है पैसे की जिम्मेदारी। आपने किसी से माल उधार लिया है तो उसी वक्त आपके ऊपर ये जिम्मेदारी हो जाती है कि आप वो पैसा वापस चुकाएंगे। किसके साथ? जो भी टर्म्स एंड कंडीशन के साथ आपने वो पैसा उधार लिया है, अगर आपने माल उधार लिया है तो उसका पेमेंट आप सही वक्त पे करेंगे।
लाइबिलिटी मीन्स अमाउंट ओन्ड पेबल बाय द बिजनेस। बिजनेस पेमेंट करेगा किसी पर्सन को, वो कहलाता है लाइबिलिटी। लाइबिलिटी टुवर्ड्स द ओनर। अब दो तरीके की लाइबिलिटी की बात करेंगे। सेपरेट लीगल एंटिटी कंसेप्ट के अंदर बिजनेस खुद एक अलग सेपरेट एंटिटी है, तो मालिक उसके अलग हो गए, तो जो मालिक ने कैपिटल लगा रखा है वो भी क्या है, बिजनेस की एक लाइबिलिटी है। बट जो कैपिटल है उस लाइबिलिटी को रखेंगे इंटरनल लाइबिलिटी में। ये तो अंदर की बात है ना भाई, मान लिया वो सेपरेट लीगल एंटिटी है पर मेरा ही तो बिजनेस है, तो मेरी लाइबिलिटी को रखा जाएगा इंटरनल लाइबिलिटी में, और मेरी लाइबिलिटी को छोड़कर जितनी भी लाइबिलिटी बचती हैं वो सभी की सभी किस में आएंगी, एक्सटर्नल लाइबिलिटीज के अंदर। ठीक है। लाइबिलिटी टुवर्ड्स द ओनर, प्रोप्राइटर और पार्टनर्स ऑफ द बिजनेस इज टर्म्ड एज इंटरनल लाइबिलिटी। तो इंटरनल लाइबिलिटी के अंदर कौन कौन आएगा, बिजनेस के मालिक या फिर पार्टनर, जो भी है, जो उसके मालिक है ना असली, वो किसके अंदर आ जाएंगे, इंटरनल लाइबिलिटी के अंदर। ऑन द अदर हैंड लाइबिलिटी टुवर्ड्स द आउटसाइडर। अगर हम बात करें लाइबिलिटी टुवर्ड्स आउटसाइडर, जिन लोगों ने हमें माल उधार दिया है, जिन लोगों ने हमें मशीन जो है वो किस्तों पे दी है, उसका पेमेंट बाकी है, अगर हमने बैंक से लोन लिया है तो बैंक की भी किस्तें बाकी हैं, तो वो जो लाइबिलिटी है वो एक्सटर्नल लाइबिलिटी के अंदर आएगा। अदर देन द ओनर्स, प्रोप्राइटर और पार्टनर्स इज टर्म्ड एज एक्सटर्नल लाइबिलिटी। तो अगर लाइबिलिटी मतलब बिजनेस को पैसे देने हैं, अगर सिर्फ मालिक के पैसों को हटा दे तो जितने भी पैसे बिजनेस को देने हैं वो एक्सटर्नल लाइबिलिटी के अंदर आते हैं, और कैपिटल जो रहती है, जो मालिक के पैसे रहते हैं, वो इंटरनल लाइबिलिटी का एग्जाम्पल होती हैं। अब हम इसको और डिटेल में जानते हैं। एग्जाम्पल ऑफ एक्सटर्नल लाइबिलिटीज आर क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स वो होते हैं जिन्होंने हमें माल उधार में दिया है, और माल भी क्या, अगर मैं कह रहा हूँ हम माल उधार लेते हैं, माल भी किस चीज़ का, जो रॉ मटेरियल हम लेते हैं जिससे हम गुड्स तैयार करते हैं हमारे, वो माल। बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक हमें फैसिलिटी देता है कि शॉर्ट टर्म बेसिस पे हम, हमारे अकाउंट में अगर 1 लाख रुपए हैं और हमें किसी को 1,10,000 रुपए का पेमेंट करना है, तो हमारी क्रेडिट हिस्ट्री को देखते हुए, हमारी मार्केट में एक रिस्पेक्ट को देखते हुए वो हमें 10,000 रुपये विदाउट गारंटी हमें यूं ही दे देता है, उसका वो कुछ चार्ज भी लेता है, तो उसे बोलते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, मतलब हमने बैंक से लोन ले रखा है हमारे बिजनेस के लिए, तो वो लॉन्ग टर्म बोरोइंग में आता है, तो वो भी बिजनेस की एक लाइबिलिटी है। और अदर लाइबिलिटीज, ऐसी कोई भी लाइबिलिटी, ऐसा कोई भी एग्जांपल जिसके अंदर हमारे बिजनेस को आउटसाइडर्स को पैसा देने की क्या है, जवाबदारी है, जिम्मेदारी है, वो लाइबिलिटी का एग्जाम्पल रहेगा। लाइबिलिटी इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू, लाइबिलिटी का हम आगे और क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। देखिए, पहली होती है नॉन करंट लाइबिलिटी, ऐसी लाइबिलिटी जो करंट नहीं है। करंट से क्या मतलब है, ऐसी लाइबिलिटी जिसको पेमेंट करने का कंपल्शन है बिजनेस के ऊपर, 12 महीने से अंदर अंदर के टाइम में हमें क्या करना है, वो उसका पेमेंट करना है, वो कहलाती है करंट लाइबिलिटीज। और ऐसी लाइबिलिटीज जिनके ऊपर ये दायित्व नहीं है, मतलब आप 12 महीने के बाद भी क्या ले सकते हो, टाइम ले सकते हो, तो वो नॉन करंट लाइबिलिटीज के अंदर आती हैं। आगे बात आपको समझ में। नॉन करंट लाइबिलिटीज इज दैट लाइबिलिटी विच इज पेएबल आफ्टर ए पीरियड ऑफ मोर देन ए ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। जब हम हमारे अकाउंट्स को क्लोज कर रहे हैं, डिसाइड करते हैं कि ये लाइबिलिटी करंट लाइबिलिटी है या नॉन करंट लाइबिलिटी है, उस वक्त हम ये देखते हैं कि क्या इसका पेमेंट 12 महीने से कम समय में करना है या 12 महीने के बाद इसका पेमेंट करना है। अगर 12 महीने से कम समय में करना है तो वो आएगी करंट लाइबिलिटी के अंडर में, और अगर 12 महीने से बाद उसका पेमेंट करना है तो वो आएगी नॉन करंट लाइबिलिटी के अंडर में। बस इतनी बात है। लॉन्ग टर्म्स लोन, डिवेंचर्स, ये सब किसके एग्जांपल है, नॉन करंट लाइबिलिटी के। इनका पेमेंट 12 महीने से कम समय में नहीं होता, एक लंबे ड्यूरेशन के लिए इनको लिया जाता है। करंट लाइबिलिटीज के एग्जांपल रहते हैं जनरली क्रेडिटर्स। जो क्रेडिटर्स होते हैं जिनसे माल उधार लेते हैं, वो जनरली 15 दिन, 1 महीना, जो भी टर्म्स एंड कंडीशन रहती है वो 12 महीने से कम की ही रहती है। ठीक है। करंट लाइबिलिटीज इज दैट लाइबिलिटी विच इज पेएबल विद इन 12 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। अकाउंटिंग पीरियड खत्म होने के बाद से 12 महीने के अंदर अंदर हमें क्या करना है, उसका पेमेंट करना है, वो कहलाती है करंट लाइबिलिटीज। एग्जाम्पल्स ऑफ करंट लाइबिलिटीज आर बिल्स पेएबल, शॉर्ट टर्म लोन।
शॉर्ट टर्म लोन्स मतलब जैसे बैंक ओवरड्राफ्ट हुआ या कोई छोटा मोटा लोन हुआ, कैश क्रंच आ गया बिजनेस में, आपने एकदम से बैंक के पास आप गए और आपने बोला भाई हमें इमरजेंसी फंड की रिक्वायरमेंट है बहुत ही छोटे ड्यूरेशन के लिए, लाइक 6 महीने के लिए या 1 साल के लिए। तो 1 साल से कम समय के लिए अगर आप कोई लोन लेते हैं बैंक से तो वो आता है शॉर्ट टर्म लोन के अंदर और वो आएगा करंट लाइबिलिटी के अंदर। तो बिल्स पेबल में रहता है जैसे हमारे लाइबिलिटी होती है वैसी बिल्स पेबल होता है, उतने अमाउंट का हमें पेमेंट करना होता है। नेक्स्ट देखिए, अब हम देखेंगे कि लाइबिलिटीज का जो क्लासिफिकेशन है कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर किस तरीके से किया गया है। तो लाइबिलिटीज अंडर शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 क्या कहती है, करंट लाइबिलिटी और नॉन करंट लाइबिलिटी। कितने तरीके की लाइबिलिटी बताई है इन्होंने, 2 तरीके की लाइबिलिटी। तो करंट लाइबिलिटी हम देख लेते हैं अच्छे से, जो करंट लाइबिलिटी नहीं होगी वो नॉन करंट लाइबिलिटी होगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है करंट लाइबिलिटी को पहचानना। तो हम इजीली उनको किन पॉइंट्स को देखते हुए बोलेंगे कि ये लाइबिलिटी करंट लाइबिलिटी है, हमें बस उन पॉइंट्स को जान लेना है। और जो उन पॉइंट्स को पूरा नहीं करेगी वो कहलाएगी नॉन करंट लाइबिलिटी। चलिए पढ़ते हैं। ए लाइबिलिटी इज ए करंट लाइबिलिटी इफ इट सेटिस्फाई एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया। एक लाइबिलिटी को करंट लाइबिलिटी तब बोलेंगे जब वो नीचे लिखे हुए 1 2 3 4 इन 4 पॉइंट्स में से किसी भी एक पॉइंट को अगर सेटिस्फाई कर देती है तो वो लाइबिलिटी करंट लाइबिलिटी कहलाएगी, वरना अन्यथा वो नहीं होगी। इट इज एक्सपेक्टेड टू बी सेटल्ड इन द कंपनीज नॉर्मल ऑपरेशन साइकिल। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि ऐसा उम्मीद किया जाता है एक लाइबिलिटी से कि वो एक बिजनेस के ऑपरेशन साइकिल, जो एक ऑपरेशन साइकिल है उसके अंदर उसका पेमेंट हो जाएगा, उसका सेटलमेंट हो जाएगा। अब ये ऑपरेशन साइकिल क्या बोला है, जब हम रॉ मटेरियल परचेज करते हैं उस डेट से लेके जब हम उसका फाइनल बेच के उसका क्या कर लेते हैं, रेवेन्यू जनरेट कर लेते हैं, उस डेट को ये जो टाइम लगता है इसे बोलते हैं ऑपरेशन साइकिल। तो एक ऑपरेशन साइकिल के अंदर जो लाइबिलिटी क्रिएट हुई है उसका पेमेंट हो गया, उसका सेटलमेंट हो गया, तो वो क्या कहलाएगी, करंट लाइबिलिटी कहलाएगी। नेक्स्ट कंडीशन पढ़ते हैं। इट इज हेल्ड प्राइमरीली फॉर द पर्पज ऑफ बीइंग ट्रेडेड। इसको जो हेल्ड किया जाता है वो किसके लिए किया जाता है, ट्रेड करने के लिए किया जाता है। इसका एक बहुत ही बढ़िया एग्जांपल लीजिए कि आपकी इलेक्ट्रिशियन की शॉप है, आप क्या बेचते हैं, पंखे कूलर वगैरह बेचते हैं, आप बनाते नहीं हैं, आप बेचते हैं। तो जो गुड्स आप लेके आए आपने उसको बेच दिया। तो क्या किया आपने, उन गुड्स को आपने कुछ दिनों के लिए अपने शॉप में रखा और आपने उसको ट्रेड करने के पर्पज से आप लेके आए थे और आपने ट्रेड करके उससे रेवेन्यू जनरेट कर लिया। तो वो जो लाइबिलिटी पैदा हुई थी, जो वो गुड्स आप लेके आए थे, तो जो लाइबिलिटी आप उधार छोड़ के आए थे, वो जो लाइबिलिटी पैदा हुई थी वो करंट लाइबिलिटी कहलाएगी। समझ में आ गया आपको। नेक्स्ट देखते हैं। इट इज ड्यू टू बी सेटल्ड विद इन 12 मंथ्स आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट। ये 12 महीने के अंदर अंदर सेटल हो जानी चाहिए, तो ये क्या कहलाएगी, करंट लाइबिलिटी कहलाएगी। द कंपनी डज नॉट हैव एन अनकंडीशनल राइट टू डेफर सेटलमेंट ऑफ द लाइबिलिटी फॉर एट लीस्ट 12 मंथ्स आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट। ऐसा कंपनी के पास कोई अधिकार नहीं होना चाहिए। अब इसको ऐसे मान लीजिए कि मैंने एक पर्सन से उधार ले रखा है और उसने मुझे अगर सिर्फ 12 महीने का समय दिया है कि 12 महीने से कम समय में मुझे पेमेंट करना है, तो वो कहलाएगी करंट लाइबिलिटी। अगर मेरे पास कोई ऐसा अधिकार पड़ा है कि मैं वो 12 महीने के अंदर उसको पेमेंट ना करूं तो भी चलेगा, मेरे पास ऐसा कोई राइट है, तो वो करंट लाइबिलिटी नहीं है। क्योंकि आप खुद सोचिए ना, पैसा देके कौन राजी है। अगर मेरे पास कहीं ना कहीं ये ऑप्शन बाकी रहेगा कि मैं ऐसा कोई उस ऑप्शन को यूज़ करके मैं उस पेमेंट को और डिले कर दूं 12 महीने से ज़्यादा का, तो मैं पेमेंट क्यों करूंगा, मैं तो उस जो पॉइंट है उसका फ़ायदा ही उठाऊंगा। उस बात से फ़ायदा उठा के मैं उस पेमेंट को और डिले करूंगा, उससे मेरे बिजनेस को तो फ़ायदा ही होने वाला है। पैसा जितना ज़्यादा मेरे बिजनेस के अंदर रहेगा वो तो मुझे कमा के देगा ना, तो मैं क्यों अपने जो लाइबिलिटीज़ हैं उनको जल्दी सेटल करूँ। अगर मेरे पास इतना ही पैसा होता तो मैं उधार माल लेके क्यों आता, मैं नगद दे के ले आता। पैसा नहीं होता, जो मनी होती है वो बहुत ही स्केयर रिसोर्सेज होता है बिजनेस के लिए, बहुत ही कमी होती है पैसे की एक बिजनेस के अंदर। तो हर बिजनेसमैन चाहता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने ऑप्शंस को यूज़ करके पेमेंट को डिले करे ताकि उसको ज़्यादा से ज़्यादा उससे रेवेन्यू जनरेट हो। तो अगर सारे ऑप्शन ख़त्म हो गए और उसके बाद में मुझे 12 महीने से कम समय में उसका पेमेंट करना है, तो वो लाइबिलिटी क्या कहलाएगी, करंट लाइबिलिटी। और जो लाइबिलिटी
इन सभी कंडीशंस को फुलफिल नहीं करती, वो किस में आ जाएगी? नॉन करंट लाइबिलिटी में। सिंपल सी बात है। नॉन करंट लाइबिलिटीज आर दोज लाइबिलिटीज विच आर नॉट करंट लाइबिलिटीज। तो जिन लाइबिलिटीज का दायित्व या वो जिम्मेदारियां, जिन लाइबिलिटीज को पेमेंट करने का जो मेरे पे टाइम प्रेशर है वो 12 महीने का नहीं है, ये मैं 12 महीने के बाद आराम से पेमेंट कर सकता हूं, तो वो नॉन करंट लाइबिलिटीज कहलाती हैं। यहां पे ऑपरेशन साइकिल के बारे में भी देख लीजिए। ऑपरेशन साइकिल मींस द टाइम बिटवीन द एक्विजिशन ऑफ एसेट। मैंने रॉ मटेरियल परचेस किया, या फिर वो पंखे कूलर का अगर आप एग्जांपल ले रहे हैं, तो मैं फैन और कूलर्स अपनी शॉप में लेके आया उनको बेचने के लिए। अब आगे पढ़ते हैं। फॉर प्रोसेसिंग एंड इट्स कन्वर्जन इनटू कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अगर मैं रॉ मटेरियल लेके आया, मैं आपको दो एग्जांपल एक साथ समझा रहा हूं। अगर मैंने रॉ मटेरियल परचेज किया, तो जिस दिन को मैंने रॉ मटेरियल परचेज किया, उस दिन से जब मैंने उसको प्रोसेस किया, प्रोसेस करने के बाद मैंने गुड्स बनाया, और गुड्स बनाने के बाद मैंने उसको बेचा, बेचने पे जो मुझे रेवेन्यू जनरेट आया ना, उस दिन तक का जो पूरा टाइम है वो किस में काउंट होता है? ऑपरेशन साइकिल के अंदर। और जिस दिन मैंने वो फैन परचेज किया, अपनी शॉप में रखा और उसको फाइनली बेचा और रेवेन्यू जनरेट हुआ, इन दोनों डेट्स के बीच के समय को क्या बोलते हैं? ऑपरेशन साइकिल। आई होप अब आपको ये अच्छे से क्लियर है। अगर हम किसी गुड्स का मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो भी आपको क्लियर है, और अगर हम गुड्स को ट्रेड कर रहे हैं, हम क्या हैं, रिटेल शॉप वाले हैं, हम गुड्स को ट्रेड कर रहे हैं, तो भी अब आपको ये एग्जांपल अच्छे से क्लियर है। और आगे ये बात बोल रहा है, इफ़ द ऑपरेशन साइकिल कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड। अगर आपका बिजनेस इस तरीके का है या आपका बिजनेस इतना कॉम्प्लेक्स है कि आप ऑपरेशन साइकिल को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं, इस केस में 12 महीने को क्या मान लिया जाएगा? ऑपरेशन साइकिल मान लिया जाएगा। इट इज टेकन टू बी ए पीरियड ऑफ 12 मंथ्स। तो 12 मंथ्स को हम ऑपरेशन साइकिल मान लेंगे। अच्छा, अब आप खुद से एक सवाल पूछिए, क्या हो कि किसी बिजनेस का ऑपरेशन साइकिल 12 महीने से ज़्यादा का हो, तो उस केस में आप बताइए कि क्या होना चाहिए? क्या उस लाइबिलिटी को हम करंट लाइबिलिटी मानेंगे या फिर नॉन करंट लाइबिलिटी मानेंगे? मेरे बिजनेस का ऑपरेशन साइकिल 15 महीने का है, तो मैं मेरे बिजनेस के अंदर 14 महीने बाद जो मुझे पेमेंट करना है, मैं उस पेमेंट को करंट लाइबिलिटी के हेडिंग के अंदर दिखाऊंगा या नॉन करंट लाइबिलिटी के हेडिंग के अंदर में दिखाऊंगा? चलिए सोचिए आप, इतने मैं नेक्स्ट निकाल लेता हूं। तो इसी के जवाब के साथ हम वीडियो खत्म करेंगे। वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया है, तो इसका जवाब है कि 14 महीने बाद जो आपको पेमेंट करना है वो भी आपका करंट लाइबिलिटी रहेगा इस केस के अंदर, क्योंकि आपके बिजनेस का ऑपरेशन साइकिल जो है वो 15 महीने का है। तो पहली कंडीशन जो हमने पढ़ी थी, दोबारा से देख लीजिए। इट इज एक्सपेक्टेड टू बी सेटल्ड इन द कंपनीज नॉर्मल ऑपरेशन साइकिल, कि एक कंपनी का जो ऑपरेशन साइकिल है उसके अंदर अगर ये सेटल हो जाती है तो इसको करंट लाइबिलिटी मानेंगे। तो इस क्लॉज की वजह से वो करंट लाइबिलिटी के अंदर आ जाएगी। आज हमने अच्छे से जाना ड्राइंग्स क्या होते हैं और कैपिटल क्या होते हैं। ये दो जो पॉइंट्स हैं इनका पूरा डिटेल में हमने जान लिया, इन वर्ड्स का मतलब क्या होता है। नेक्स्ट हम जानेंगे कि एसेट्स क्या होते हैं। जो स्टार्टिंग के जो वर्ड्स आ रहे हैं, जो टर्मिनोलॉजी आ रही है वो काफ़ी बड़ी है, काफ़ी डिटेल में है। आगे 15 या 16 के बाद में तो बहुत ही छोटे छोटे हैं, ज़्यादा उनमें समझने वाला है नहीं, इतना डिटेल में नहीं है। मतलब ये जो हम स्टार्टिंग में पढ़ रहे हैं वर्ड्स, इनको तो बहुत अच्छे से समझना ज़रूरी है, क्योंकि इन्हीं के ऊपर पूरा बिजनेस ट्रांजेक्शन्स टिका हुआ है। तो चलिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगर आपको इन वीडियो से फ़ायदा हो रहा है तो आप अपने दोस्तों के साथ इनको ज़रूर शेयर करें। आपका दिन शुभ रहे।